Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sirkhizaracademy. Today we have chapter from the 10th class and this one is second chapter of this class and its name is Dignity of Work, काम की अज़मत. पहले तो हम इसे इंग्लिश में सुनते हैं और उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन हम उर्दू में सुनेंगे और उससे पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा. तो चलें शुरू करते हैं. डिग्निटी ऑफ वर्क, काम की अज़मत. इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि कोई भी काम गंदा या बुरा नहीं होता. अगर उस काम को अच्छी नीयत से किया जाए तो वो काम बेहतर होता है बानिस्बत इसके कि कोई बुरा काम करना, चोरी करना या नफ़रत करना या लड़ाई झगड़ा करना. ये चीज़ों से बेहतर ये होता है कि अगर कोई काम करें जिसमें मेहनत हो तो उस काम को छोटा नहीं जानना चाहिए. किसी भी सफाई करने वाले को या किसी भंगी को या फिर किसी स्वीपर को हमें नीचा या कमतर नहीं समझना चाहिए. लोगों के माबेन जो फ़र्क करना चाहिए वो उनके रवैये से करना चाहिए, ना कि उनके काम से. कि कोई अगर बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी इज़्ज़त होना चाहिए और कोई बुरा काम करता है तो उसकी इज़्ज़त नहीं होना चाहिए. इस चैप्टर के अंदर हमें यही बताया गया है. अब इसके अंदर चैप्टर की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक लड़का होता है, कैरेक्टर जिसका नाम अख्तर है. वो जब घर वापस आता है तो गुस्से की हालत में होता है. उसकी फैमिली उसे मालूम करती है लेकिन वो नहीं बताता. अचानक घर के अंदर उनके एक अंकल होते हैं जिनका नाम इनायत होता है. वो घर में दाखिल होते हैं और अंकल इनायत जो है वो दुनिया की सैर किया करते थे. बच्चों को बहुत पसंद थे क्योंकि जब वो सैर से वापस आते थे या जब भी वो घर पर आते थे तो उन्हें मुख्तलिफ़ अपने किस्से बताया करते थे कि किस तरह कहाँ गए, किस शहर में किससे मिले. इसलिए वो उन बच्चों के बहुत फेवरेट अंकल थे. जब वो बच्ची, उसकी एक बहन होती है अख्तर की, रुखसाना, तो रुखसाना बताती है अंकल को कि जब से ये स्कूल से आया है इसका मूड ऑफ है, ख़राब हुआ है, गुस्से में लग रहा है. अंकल जब उससे पूछते हैं कि क्या वजह है तो वो फिर सारी डिटेल बताता है कि आज स्कूल के अंदर हमारे सफाई डे मनाया जा रहा है. ये पूरा वीक जो है सफाई का मनाया जा रहा है. इसमें हमसे वो काम कराया जा रहा है जो भंगी का या फिर सफाई करने वाले का या पियोन का है. तो अंकल उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे जो क्लास टीचर हैं या हेड मास्टर है वो भी कुछ कर रहे थे. तो वो बताता है कि हाँ, क्लास टीचर थे, उन्होंने डस्टबिन साफ़ की. जो हेड मास्टर थे उन्होंने वॉशरूम साफ़ किया. तो फिर इस पूरे चैप्टर के अंदर अंकल इनायत उन्हें समझाते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, जिसमें वो मुख्तलिफ़ मिसालें देते हैं. जैसे हमारे नबी की मिसाल देते हैं कि हमारे नबी जो है वो अपने काम खुद किया करते थे, अपने कपड़े धोया करते थे, अपने जूतों की सिलाई कर लिया करते थे. इसी तरह तमाम असहाबा के बारे में बताया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो दूसरों का सामान उठा के लाया करते थे. बुज़ुर्ग जो होते थे या फिर जो कमज़ोर होते थे उनकी मदद किया करते थे. हज़रत उमर के बारे में है बताया गया कि हज़रत उमर ने एक दफ़ा एक ख़ानदान के लिए आटा उठा के अपने कंधों पर उठा के लेके गए. हज़रत अली के बारे में है कि हज़रत अली एक यहूदी के बाग में काम किया था और उसकी उजरत जो थी वो आपने खैरात कर दी थी. हज़रत फ़ातिमा के बारे में बताया गया कि आप अपना काम ख़ुद किया करती थी. और इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक जो है उनके बारे में बात की गई. जैसे चीन का बताया गया कि चीन के अंदर इस तरह से होता है कि साल में एक दफ़ा कुछ दिन के लिए हर किसी को फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या चाहे उसकी बीवी हो. इसी तरह अमेरिका के अंदर भी ये होता है कि लोग जो है वो अपने काम ख़ुद करते हैं. इसमें उन्होंने अंकल ने उससे मिसाल दी थी कि एक दफ़ा वो किसी ऑफिसर के घर में स्टे किया था उन्होंने वहाँ के. तो उनका जो बेटा है वो अखबार बांटा करता था. उन्होंने पूछा कि क्यों बांटते, तो उसने कहा कि मैं आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और अपने वालिदैन पर बोझ पड़ना नहीं चाहता. एक दफ़ा उस बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो जो गवर्नमेंट बड़ा ऑफिसर था वो अपने बच्चे की जगह अखबार बांटता है, ये कहकर के ऐसा ना हो मेरे बच्चे के बीमारी की वजह से इसके जो कस्टमर है वो ख़राब हो जाए. तो इस पूरे सबक का जो समराइज़ है वो ये है कि किसी भी काम को हकीर नहीं जानना चाहिए, छोटा नहीं जानना चाहिए, बल्कि हर काम को उसकी अज़मत देखना चाहिए और हर काम को दिलचस्पी से करना चाहिए. चलें तो अब हम इस चैप्टर की इंग्लिश सुनते हैं और उसके बाद इसकी उर्दू सुनेंगे. Dignity of work. Akhtar came home late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. When his mother asked him the reason, he did not answer. Everybody was surprised to find him so cross. As the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. Akhtar's sister, Rukhsana, told Uncle Inayat that Akhtar had come home unhappy.
Uncle Inayat looked at him and asked him what had happened. Akhtar, uncle, we are having a social service week at school, so we all have to do the work of servants and gardeners. Today, the teacher made me dust the cupboards and desks. Uncle, is it work that makes you cross? Akhtar, should I not be cross if I am made to work like a servant? Uncle, did your teacher do anything himself? Akhtar, yes, he did. After taking out the desks and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. Even the headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. Uncle, is it a matter of shame to clean what we make dirty? Akhtar, but think of a gentleman cleaning the bathroom. Shouldn't the sweeper do it? Uncle, is the sweeper not a human being? Akhtar, softly, yes, he is. Uncle, aren't our servants human beings like us? Akhtar, I should say they are. Uncle, then, we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us. Akhtar, but it looks so odd. Uncle, yes, perhaps it does. However, this is because we have forgotten the noble example of our last holy prophet. He would never ask anyone to do anything that he himself would not do. He loved doing work for himself and for others. He repaired his own shoes, mended and washed his clothes, and swept his room. When the mosque was being built in Medina, he carried mud and building material, just like all others. During the Battle of Kondak, he joined his companions in digging the trench outside Medina. Rukhsana, were his companions also like him, uncle? Uncle, yes, Rukhsana. Hazrat Abu Bakr not only did his own work, but he also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the work for them. Once, Hazrat Omar carried a large sack of flour for a needy family on his shoulders. Hazrat Ali labored in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. Rukhsana, I'm sure there must be many such other examples in our history. Uncle, you're right, Rukhsana. Hazrat Fatima fetched water, yound corn, and swept the house. Caliph Omar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife. At the table, Caliph Mamunur Rashid served himself and his guests. Sultan Nasir-ud-Din earned his living by making caps, and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. Akhtar, but uncle, all these are stories of the past. Rukhsana, I guess, it's not a matter of past or present. Peccantly, I in a newspaper the story of a business tycoon who drez has servants for doing his work. He does all the work himself. Uncle, precisely. It is normal practice in all developed countries, even today. They understand and appreciate the dignity of work, while we have forgotten it. In China, everyone had to spend some time each year working in the fields or in factory. Even the Prime Minister and his wife do this work. They believe that everyone ought to work, hence, no wonder they are making such quick progress. Akhtar, well, China is a different type of country. Uncle agreed. But what about the USA? There, I once stayed with a high government official as a guest. His son, who is just as old as you are, went out early in the morning to deliver newspapers. I asked him why he did so. He said it was simply because he wished to be independent. One day, when he was ill, his father went out to deliver the papers so that his son would not lose his customers. Once, the president's son took the job of whitewashing rooms in a hotel. Rukhsana, well, this is, indeed, very inspiring. Uncle, in fact, in many countries today, people doing all kinds of jobs are respected and treated equally. And no person is considered superior or inferior just because of their job. Many heads of states, successful business leaders, and celebrities follow this philosophy. Akhtar, thank you, uncle. You always teach us something useful. Indeed, these examples are extremely motivating. They have really made me think. I was wrong to be upset about cleaning my own classroom. Now,
I have learned that no work is menial or low as long as it is honest, and all workers should be respected without discrimination. I will now never feel ashamed of doing anything, even if it means doing cleaning work or sweeping the floor. Respect for all honest work will be the motto of my life. मेहनत की अज़मत। एक दिन अख्तर स्कूल से घर देर से आया। वो गुस्से में और गंदा लग रहा था। जब इसकी वालदा ने इससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। हर कोई इसे इतने गुस्से में देखकर हैरान था। जैसे ही सारे घर वाले दोपहर के खाने को बैठे तो बच्चों के हर दिल अजीज़ अंकल इनायत साहब आ गए। बच्चे इन्हें देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत से ममालिक में जा चुके थे और इन्हें हमेशा दिलचस्प कहानियाँ सुनाते थे। अख्तर की बहन रुखसाना ने अंकल इनायत को बताया कि अख्तर घर नाखुश आया है। अंकल इनायत ने इसे देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ है। अख्तर: अंकल, हम स्कूल में समाजी खिदमत का हफ़्ता मना रहे हैं, इसलिए हम सबको नौकरों और मालियों वाले काम करना पड़ते हैं। आज उस्ताद ने मुझसे अलमारियाँ और डेस्कों की सफाई करवाई। अंकल: क्या काम ने तुम्हें खफा किया? अख्तर: क्या मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए अगर मुझे एक नौकर की तरह काम करने पर मजबूर किया जाए? अंकल: क्या तुम्हारे उस्ताद ने खुद कुछ काम किया? अख्तर: हाँ, इन्होंने किया। डेस्क और कुर्सियों को बाहर निकालने के बाद उस्ताद ने कमरे में झाड़ू दी और कूड़ेदान को खाली किया। हत्ता कि हेड मास्टर ने गुसल खाना साफ़ किया जिसने हमें शर्मिंदा कर दिया। अंकल: क्या उसको साफ़ करना शर्म की बात है जिसको हम खुद गंदा करते हैं? अख्तर: ज़रा सोचिए, एक शरीफ शख्स गुसल खाना साफ़ कर रहा हो, क्या ये भंगियों को नहीं करना चाहिए? अंकल: क्या एक भंगी इंसान नहीं होता? अख्तर धीरे से: हाँ, होता तो है। अंकल: क्या हमारे नौकर हमारी तरह इंसान नहीं होते? अख्तर: मुझे कहना चाहिए कि होते हैं। अंकल: फिर हमें इनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा हम अपने साथ करते हैं, और इनमें कुछ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जो हम इनसे काम करवाते हैं। लेकिन ये अजीब सा लगता है। अंकल: हाँ, शायद लगता है, लेकिन ये इसलिए कि हम हमारे प्यारे नबी और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मिसाल को भूल चुके हैं। वो कभी किसी को ऐसा काम करने को नहीं कहते थे जो वो खुद ना कर सकते हों। वो अपने जूतों को खुद मरम्मत करते, अपने कपड़े खुद धोते और अपने कमरे में झाड़ू देते थे। जब मदीना में मस्जिद तामीर की जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे तमाम लोगों की तरह गारा और इमारती सामान उठा कर लाते थे। खंदक की जंग के दौरान मदीने के बाहर खंदक की खुदाई के लिए अपने असहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ शामिल हो गए। रुखसाना: क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे? अंकल: हाँ रुखसाना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना सिर्फ अपना काम करते थे बल्कि बेवाओं और उन पड़ोसियों के लिए पानी भर कर लाते थे जो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे या काम करने के लिए उनके पास कोई न होता था। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के लिए बड़ी आटे की बोरी अपने कंधों पर उठा कर लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी के बाग में मज़दूरी करते थे और अपनी उजरत खैरात कर देते थे। रुखसाना: मुझे यकीन है कि हमारी तारीख़ में ऐसी और भी मिसालें ज़रूर होंगी। अंकल: तुम सही हो रुखसाना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी भर कर लाती, मकई पीसती और घर में झाड़ू देती थी। खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी बीवी की मदद के लिए नौकर रखने से इनकार कर दिया। खलीफा मामून अर रशीद
میز پر اپنے اور مہمان کے لیے خود کھانا لگاتے تھے۔ سلطان نصر الدین ٹوپیاں بنا کر اور شہنشاہ اورنگزیب قرآن مجید کی کتابات کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ اختر: لیکن انکل یہ سب ماضی کی کہانیاں ہیں۔ افسانہ: میرا خیال ہے کہ یہ ماضی یا حال کا معاملہ نہیں۔ حال ہی میں نے ایک اخبار میں ایک کاروباری ٹائکون کی کہانی پڑھی تھی جس کے پاس کام کرنے کے لیے نوکر نہیں ہے۔ وہ اپنا سارا کام خود کرتا ہے۔ انکل: بالکل درست۔ تمام ترقی یافتہ ممالک میں یہ آج بھی ایک عام سی بات ہے۔ وہ کام کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جبکہ ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ چین میں ہر ایک شخص کو ہر سال کھیتیوں میں یا کسی فیکٹری میں کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کو کام کرنا چاہیے، اس لیے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ وہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ اختر: ٹھیک ہے، چین ایک مختلف قسم کا ملک ہے۔ انکل: متفق ہوں، لیکن امریکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں ایک بار میں بحیثیت مہمان حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ ٹھہرا۔ اس کا بیٹا اتنی عمر کا تھا جتنے تم اب ہو۔ صبح سویرے وہ اخبار بیچنے جاتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ صرف اس لیے کہ وہ خود مختار ہونے کا خواہش مند ہے۔ ایک دن جب وہ بیمار تھا تو اس کا باپ اخبار پہنچانے گیا تاکہ اس کے بیٹے کے گاہک نہ کھو جائیں۔ ایک بار صدر کے بیٹے نے ایک ہوٹل میں رنگ کرنے کا کام کیا۔ رخسانہ: اچھا، یہ یقیناً بہت متاثر کن ہے۔ انکل: در حقیقت آج کل بہت سے ممالک میں تمام قسم کے کام کرنے والے لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور ان سے ایک جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور کسی شخص کو اس کے کام کی وجہ سے اعلیٰ اور ادنیٰ نہیں سمجھا جاتا۔ کئی ریاستوں کے حکمران، کامیاب کاروباری رہنما اور مشہور لوگ اس فلسفے پر عمل پیرا ہیں۔ اختر: شکریہ انکل، آپ ہمیشہ ہمیں کچھ مفید چیزیں سکھاتے ہیں۔ بے شک یہ مثالیں انتہائی متاثر خیز ہیں۔ انہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کمرہ جماعت کو صاف کرنے کے بارے میں میری خفگی غلط تھی۔ اب میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ کوئی کام معمولی نہیں ہوتا جب تک اسے ایمانداری سے کیا جائے، اور تمام کام کرنے والوں کو بلا امتیاز عزت و احترام کیا جانا چاہیے۔ اب میں بھی کبھی کوئی کام کرنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کروں گا، اگرچہ وہ صفائی کا کام ہو یا فرش پر جھاڑو لگانا۔ ایمانداری سے کیے گئے کام کی عزت و احترام میری زندگی کا نصب العین ہوگا۔